हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी वेयर इज़ माय फादर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, यांग यांग वांगजी को और सबको छोड़कर महागुरु बाओशन सैरन के पास चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और 6 साल बीत जाते हैं। अब आईवान 16 साल का हो चुका था। आईवान काफ़ी समझदार था और उसने वांगजी की तरह ही अपनी क्लैन से ही शिक्षा ली थी। आईवान जो कि अपने क्लैन में अभी काम कर रहा था, अपने कुछ नोट्स तैयार कर रहा था, तभी उसके पास वांगजी आता है। वांगजी को देखकर आईवान उसे ग्रीट करता है और उसे ग्रीट करके कहता है हंगंगजुन, जो सुनते ही वांगजी उसके पास बैठ जाता है। ये देखकर आईवान कहता है बाबा, जिस पर वांगजी स्माइल करके कहता है युआन कैसे हो तुम, जिस पर ये आईवान अब बस अपने सिर को हाँ में हिलाता है। जिस पर वांगजी पूछते हैं वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था। अभी मुझे एक न्यूज़ मिली है। मो सेक्ट में जो छोटा सा मो गांव है, मो सेक्ट है, उसमें कुछ डिमोनिक चीज़ें हुई हैं, कुछ इविल चीज़ें मिली हैं और वहाँ पर कुछ अजीब हरकतें हो रही हैं। तुम्हें कुछ डिसाइपल्स के साथ जाकर वहाँ पर चेक करना होगा। जो सुनकर आईवान ठीक है कहता है और आईवान ये कहकर चुप हो जाता है। वांगजी उसके बालों को सहलाते हुए कहता है युआन, क्या तुम ठीक हो? जिस पर आईवान बस हाँ में सर हिलाता है। वांगजी उससे थोड़ी बहुत बातें करता है, फिर उसके बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मो सेक्ट में एक छोटे से घर में एक पर्सन बैठा हुआ था जो कि कुछ पेपर्स पर कुछ ड्रॉ कर रहा था बहुत फास्टली। वहाँ पर कुछ ब्लड की ड्रॉप्स गिरी हुई थी जो कि उसकी उंगलियों से निकली हुई थी। उसकी उंगलियों पर बहुत सारे कट्स लगे हुए थे और वहाँ पर एक छोटा सा नाइफ़ रखा हुआ था। वो पर्सन कट करते हुए अपनी उंगली पर एक और कट लगाता है और फिर से एक इंचेंटिंग स्पेल बोलता है और उसके बाद कुछ और स्पेल्स ड्रॉ करता है और उसके बाद वो कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगता है। ये बोलते ही उसका शरीर धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। वो पर्सन अपनी आखिरी सांसें लेता है और उसी के साथ उसकी आंखें बंद होती हैं। उसकी आंखें बंद होने के सिर्फ कुछ मिनटों बाद ही फिर से उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन इस बार उसकी आंखें बिल्कुल रेड कलर की थी। बिल्कुल रेड कलर की उसकी बॉडी शाइन करने लगती है और उसकी बॉडी हवा में उड़ती है। अचानक उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं। उसका फेशियल स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है और अचानक वहाँ पर 2 लोगों की वॉइस आती है। जहाँ एक वॉइस जो काफ़ी डीप थी, जो कि थी मोशांशु, तुमने मुझे समन क्यों किया? क्या चाहते हो तुम मुझसे? आखिर क्यों तुमने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया? क्यों मुझे बुलाया? जिस पर एक और पर्सन की आवाज़ आती है, येलिंग पैट्रियार्क, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, मैंने तुम्हें समन किया है। मैं तुम्हें अपनी बॉडी सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी बॉडी देना चाहता हूँ, साथ में अपनी कुछ विशेस भी। तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा, मेरी इस हालत का बदला लेना होगा। जो सुनकर येलिंग पैट्रियार्क कहता है लेकिन मैं तुम्हारी मौत का बदला क्यों लूँ? जिस पर मोशन्यो कहता है मैं तुम्हें दूसरी लाइफ दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़िंदगी जीने का एक मौका दे रहा हूँ। जो सुनकर येलिंग पैट्रियार्क कुछ सोचता है, लेकिन तभी मोशन्यो कहता है मैंने अपना काम कर दिया है। अब तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरी मौत का बदला लोगे। इससे पहले कि येलिंग पैट्रियार्क कुछ कहता, मोशन्यो वहाँ से चला जाता है। उसकी सोल बहुत सारे टुकड़ों में बट जाती है। ये स्पेल बहुत डेंजरस थी। अगर कोई भी इस स्पेल का इस्तेमाल करता था तो वो सिर्फ अपनी सोल को सेक्रीफाइस नहीं बल्कि उसे डिस्ट्रॉय कर देता था। मोशन्यो ने सिर्फ अपने बदले के लिए अपनी सोल को डिस्ट्रॉय किया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। येलिंग पैट्रियार्क समझ गया था कि मोशन्यो की विश बहुत बड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने इतना बड़ा और इतना खतरनाक कदम उठाया है। येलिंग पैट्रियार्क मोशन्यो की बॉडी को अपने कंट्रोल में करता है। उसकी बॉडी जो कि अब येलिंग पैट्रियार्क की बन चुकी थी। येलिंग पैट्रियार्क अपने मंत्रों से उसके फेशियल स्ट्रक्चर को अपने पुराने फेस जैसा बनाता है। येलिंग पैट्रियार्क बहुत स्ट्रांग था। डिमोनिक कल्टीवेशन में उसे ग्रैंड मास्टर कहा जाता था। वो डिमोनिक कल्टीवेशन का ग्रैंड मास्टर था।
जिस वजह से वो जो चाहे वो कर सकता था। हीलिंग पैट्रियार्क ने उस फेस को अपने पुराने फेस की तरह बनाया। वो पर्सन अपने उन बिखरे बालों को एक पॉनीटेल में टाई करता है, अपने रॉब्स को ठीक करता है और अपने हाथों को देखता है जहाँ पर कुछ कट्स लगे हुए थे। ये कर्स था मोशांशु का, जो कि उसने अपनी बॉडी सेक्रीफाइस की थी और उसने हीलिंग पैट्रियार्क को कर्स दिया था। हीलिंग पैट्रियार्क को इन कर्सेस को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वो इन सब से फ्री हो पाएगा। हीलिंग पैट्रियार्क खुद को देखता है और कमरे से बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है उसके चेहरे पर सनलाइट आती है। इतने सालों बाद सूरज की धूप में आकर हीलिंग पैट्रियार्क अपनी आंखें खोलता है। उसकी वो सिल्वर आइज़ जो कि शाइन कर रही थी, उसके फेस का वही चार्म जो पहले भी लाखों लोगों को अपना दीवाना बना देता था, वही उसकी अदाएं, वही उसका सब कुछ। हीलिंग पैट्रियार्क अपने फेस को क्लीन करता है। वो पानी में अपनी छवि देखता है और उस छवि को छूते हुए कहता है, विभूषण, तुम वापस आ गए, तुम फिर से वापस आ गए। ये सोचकर वो पर्सन, जो कि और कोई नहीं वीइंग था, वीइंग वापस आ चुका था। वीइंग अपने फेस को देखता है, तभी उसे कुछ आहट आती है। वीइंग देखता है वहाँ पर कुछ वाइट रॉक पर्सन थे। ये देखकर वीइंग छुप जाता है। वो देखता है कि कुछ लोग जिन्होंने वाइट ड्रॉप पहने हुए थे, सर पर फॉरहेड रिबन बांधा हुआ था, उनकी वेस्ट पर टसल थी जिन पर क्लाउड का पैटर्न बना हुआ था, जो कि सिंबल था कि ये क्लाउड रेसेस से बिलोंग करते हैं। ये लैन क्लैन के पर्सन हैं, ये लैन क्लैन के डिसाइपल्स हैं। ये चीज़ देखकर विंग समझ जाता है ये लैन क्लैन के हैं। विंग बहुत ध्यान से देखता है। वो उन लोगों में, उन डिसाइपल में किसी को ढूंढ रहा था। उसके किसी जानकार को, किसी ऐसे को जिसे वो बहुत अच्छे से जानता हो, बहुत करीबी हो। विंग देखता है कि वहाँ पर वो पर्सन नहीं है। ये देखकर विंग बस एक स्माइल करता है और कहता है, मैं वापस आ गया, मैं फिर से तुम्हें ढूंढ लूँगा लांसान, मैं वापस आ गया। ये बोलकर विंग उनके पीछे छुपते हुए जाने लगता है। यहीं दूसरी तरफ वांग जी जो जिंगशी में बैठा हुआ था, उसे घबराहट होने लगती है। उसका दिल जो इतने सालों से बहुत शांत, बहुत काम था, वो धीरे धीरे धड़कने लगता है। उसकी धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है कि वांग जी को अपने कानों से अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है। वांग जी अपने दिल पर हाथ रखता है और उसके जुबान पर अचानक से विंग का नाम आता है। इतने सालों बाद फिर से उसके दिल में हलचल हुई थी। वांग जी खुद से कहता है, आखिर क्या बात है, क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है जो मुझे तब फील होता था जब मेरा विंग मेरे पास था। ये सोच कर वांग जी अपने दिल पर हाथ रखता है। तभी वांग जी खुद से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने आईवान को वहाँ भेजा है? क्या मेरा दिल आईवान के लिए घबरा रहा है? क्या मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए? जो सोच कर वांग जी अपनी गुचिन उठाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। वो अपने ब्रदर को इन्फॉर्म करता है, जो कि अब सेक्ट लीडर थे। वांग जी अपने ब्रदर को इन्फॉर्म करता है कि वो मो क्लैन जा रहा है। लैन शिचेन भी उसे कुछ नहीं कहते। वांग जी वहाँ से चला जाता है। वो अब जल्द से जल्द मो क्लैन पहुँचने की तैयारी करता है। वहीं दूसरी तरफ मो क्लैन में सच में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। एक हाथ जो कि बेकाबू हो चुका था, वो सब लोगों को मार रहा था। वो हाथ बहुत ज़्यादा ताकतवर था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी थी, इविल एनर्जी थी। लैन क्लैन के डिसाइपल्स उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं। उनमें जो शिज़ुए था, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। हंगंगजन का बेटा था, इसलिए उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो कल्टीवेशन स्किल्स थी, वो और भी ज़्यादा शार्प थी। ये देखकर विंग के चेहरे पर स्माइल आती है। वो नहीं जानता ये लड़का कौन है, लेकिन उसे इससे कुछ अपनेपन की भावनाएं महसूस होती हैं। तभी वो सुनता है एक लड़का शिज़ुए से कह रहा है, शिज़ुए ध्यान से, वो बहुत खतरनाक है, अपना बचाव करना। जो सुनकर शिज़ुए बस हाँ में सर हिलाता है और फिर से उसके ऊपर कुछ स्पेल्स पड़ता है। विंग जब देखता है कि वो हाथ शिज़ुए पर अटैक कर रहा है, ये देखकर विंग ऑटोमेटिकली बिना कुछ सोचे समझे, बिना
कुछ जाने अपनी एक स्पेल पड़ता है और वो उस हाथ को शिज़ुए से दूर फेंक देता है। विंग चाहता तो अपनी एक स्पेल से उस पूरे हाथ को डिस्ट्रॉय कर सकता था, क्योंकि विंग के आगे डिमोनिक कल्टीवेशन बच्चों का खेल है। विंग उस हाथ की इविल एनर्जी को देख रहा था। उसे ये एनर्जी को जानी पहचानी लग रही थी, कुछ फैमिलियर। विंग उन लोगों के सामने आता है और कहता है, इससे बचकर। और मुझे लगता है कि ये चमकती चीज़ों से दूर भागता है। जो सुनकर शिज़ुए उसे देखता है। वो जानता था कि मोकलैंड में एक पर्सन और रहता है जिसका नाम मोशांशु है, जो कि थोड़ा पागल है। लेकिन अभी जो मोशांशु उसके सामने खड़ा था वो पागल तो बिल्कुल भी नहीं था। विंग शिज़ुए को इस तरह खुद को देख कर कहता है, मुझे देखना बंद करो और पहले इसे ठिकाने लगाओ। जो सुनकर शिज़ुए हाँ में सर हिलाता है और विंग उसकी पूरी हेल्प करता है। शिज़ुए वो सब अभी काम कर ही रहे थे, तभी एक डिसाइपल कहता है, हमें उन्हें बुलाना होगा। जिस पर शिज़ुए कहता है, वो अभी क्लैन में होंगे। जिस पर दूसरा कहता है, नहीं, मुझे पता चला है वो यहाँ आ रहे हैं, हम इसे अकेले कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस पर विंग कहता है, मैं कर लूँगा ना, किसे बुलाने की बात कर रहे हो? किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो सब आपस में ही बात कर रहे थे। ये देखकर विंग को गुस्सा आता है, बट विंग खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है। तभी शिज़ुए एक सिग्नल भेज देता है। ये देखकर विंग कहता है, किसे बुला रहे हो तुम लोग? जिस पर शिज़ुए कहता है, हांगंग जुन को। जो सुनकर विंग कहता है, हांगंग जुन? तभी उसे याद आता है, ये टाइटल तो वांग जी का है। जो सुनते ही विंग शिज़ुए की तरफ हैरानी से देखता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों ने लानजान को क्यों बुलाया। विंग ये सोच कर एक पिलर के पीछे छुप जाता है। तभी उसे गुजिन के स्ट्रिंग्स की आवाज़ आती है। ये सुनकर विंग चुपके से उस तरफ देखता है। वो पर्सन जिसे उसने 16 साल पहले देखा था, वो आज भी उतना ही ब्यूटीफुल था, उतना ही गॉर्जियस था। वो पर्सन आज भी बिल्कुल वैसा ही था। वही सुनहरी लंबे काले बाल, वही गोल्डन आइज और वही चार्मिंग हैंडसम पर्सनैलिटी, और साथ में वही कोल्डनेस। विंग जैसे ही उस पर्सन को देखता है, विंग के दिल में वो एहसास फिर से जाग उठता है जो बहुत पहले था। विंग उस पर्सन को देख रहा था। वांग जी अपनी गुजिन प्ले करता है और उस हाथ को बहुत बुरी तरीके से वहीं पटक देता है। वांग जी अपनी कल्टिवेशन स्किल्स का इस्तेमाल करता है और उस हाथ को कैद कर लेता है। तभी विंग जो कि ये देखता है, विंग वहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करता है। तभी वांग जी कहता है, हे रुको, कौन हो तुम? जो सुनकर विंग अपनी आंखें टाइटली बंद करता है और वो वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर वांग जी उसके पीछे जाता है। शिज़ुए भी ये देखकर उनके पीछे जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है, इस हाथ का ध्यान रखो। जिस पर शिज़ुए हाँ में सर हिलाता है। उस हाथ को, जो कि सिर्फ एक डिमोनिक एनर्जी थी, उसे एक पाउच में कैद कर लेता है। वहीं विंग जो कि भाग रहा था, वांग जी अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वांग जी उसे अपनी तरफ पलटता है और उसे दीवार पर पिन कर देता है। वांग जी जैसे ही कुछ कहता कि तभी उसकी नज़र उस चेहरे पर पड़ती है, उस इंसान पर पड़ती है, जिसे देखते ही वांग जी हैरान रह जाता है। विंग का पहला पुराना वाला फेस ही था, क्योंकि विंग ने अपनी कल्टीवेशन से खुद को पुराना विंग बना लिया था। वांग जी बस उस पर्सन को देख रहा था, अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में वही है। वांग जी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उस पर्सन को देख रहा था। तभी आवाज़ आती है, लानसान। जो सुनते ही वांग जी अपने होश में आता है। वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वांग जी अपनी कांपती आवाज़ में कहता है, विंग ये तुम हो? विंग ये सच में तुम हो? और ये बोलकर वांग जी विंग को देखने लगता है। उसे पूरी तरीके से उसके पूरे फेस को चेक करता है। विंग ये देखकर एक स्माइल के साथ, जो कि बिल्कुल छोटी सी थी, कहते हैं, हाँ लानसान, ये मैं ही हूँ, विंग विवुशान। और फिर वो धीरे से कहता है, यिलिंग पैट्रियार्क। जो सुनकर वांग जी बिना कुछ कहे विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग इस हग से थोड़ा शॉक होता है, लेकिन फिर वो भी वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। ये वार्मथ, ये हग, ये प्यार उसने इन 16 सालों में बहुत मिस किया था। विंग को नहीं पता वो 16 सालों से कहाँ था, लेकिन उसे ये टच ये 16 सालों से फील नहीं हुआ था। विंग इन बाहों में आकर
फिर से अपने उस पुरानी ज़िंदगी में चला गया था। विंग उस पर्सन को टाइटली हक करके रखता है। वांग जी और विंग एक दूसरे को बहुत बहुत कसकर हक कर रहे होते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, बाबा ये कौन है? वही बाबा सुनते ही विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल थी और वो विंग की तरफ देखकर बस हमें अपना सिर हिलाता है। विंग जैसे कुछ समझ गया हो, वो पीछे पलटकर शिज़वी की तरफ देखता है। शिज़वी वहाँ से आ रहा था। शिज़वी को देखकर विंग को ऐसा लग रहा था कि वो 16 साल वाले वांग जी को देख रहा है। ये देखकर विंग धीरे से कहता है, शिज़वी। तभी वांग जी कहता है, हमारा आईवान। ये सुनते ही विंग वांग जी की तरफ देखता है, फिर आईवान को देखता है। तभी आईवान फिर से कहता है, बाबा। इस पर वांग जी कहता है, युआन इधर आओ। जो सुनते ही आईवान वांग जी के पास आता है। आईवान वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, आईवान क्या तुम इसे जानते हो? जिस पर आईवान अपने सिर को ना में हिलाता है। तभी वांग जी कहता है, ये विंग है। जिस पर आईवान कंफ्यूजिंगली वांग जी की तरफ देखता है। विंग की आंखें भर आई थी। उसके इतने सारे इमोशंस बाहर आ रहे थे। आईवान, उसे पता है आईवान कौन है, उसका बेटा। उसने खुद ये नाम सोचा था, आईवान। और विंग टाइटली आईवान को बिना कुछ कहे हक कर लेता है और बहुत टाइटली हक करता है। विंग के आंसू आईवान के कंधे पर गिर रहे थे। ये चीज़ आईवान को फील होती है। आईवान कंफ्यूज था, उसे समझ में नहीं आ रहा था ये सब चल क्या रहा है। तभी वांग जी कहता है, आईवान ये विंग है, तुम्हारे फादर। और ये बात वांग जी ने बहुत खुशी के साथ बोली थी। वांग जी खुश था, बहुत खुश था। ये सुनकर आईवान शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता। वो कहता, मेरे फादर, क्या ये मेरे फादर है? तो फिर जिस पर वांग जी अपने सर को हाँ में हिलाकर कहता है, ये तुम्हारे फादर हैं और मैं तुम्हारा बाबा। ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। आईवान विंग को देखता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, बाबा ये बिल्कुल। जिस पर वांग जी बस हाँ में सर हिलाता है। आईवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि यांग बिल्कुल विंग की तरह दिखती है और वो समझ जाता है कि सच में उसके फादर हैं, क्योंकि वांग जी ने कहा था कि यांग बिल्कुल उसके फादर की तरह दिखते हैं। ये याद करते ही विंग को आईवान टाइटली हक कर लेता है। विंग भी आईवान को टाइटली हक करता है और वांग जी उन दोनों को हक करता है। फिर वांग जी उन दोनों को लेकर एक इन में जाता है जहाँ वो लोग आराम से बैठे हुए थे। विंग अभी भी बस आईवान को देखे जा रहा था। वो कभी आईवान को देखता, कभी वांग जी को, और उसके चेहरे की स्माइल वो तो बिल्कुल भी हट नहीं रही थी, जैसे बिल्कुल चिपक गई हो। वांग जी ये देख कर कहता है, विंग। जिस पर विंग फिर से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी फिर से कहता है, विंग ये युआन है। जिस पर विंग हाँ में सर हिलाता है। जिस पर वांग जी कहता है, तुम्हें याद है विंग, तुमने कहा था कि तुम हमारे बेटे का नाम युआन रखोगे। जिस पर विंग फिर से अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वो बहुत खुश था, उसके पास शब्द नहीं थे अपनी खुशी बयां करने के। ये देखकर वांग जी कहता है, विंग तुम खुश हो ना? जिस पर विंग हाँ में सर हिलाता है। तभी वांग जी पूछता है, विंग क्या तुम्हें मुझे बताओगी आखिर हुआ क्या था? मैंने बहुत कोशिश की, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। जो सुनकर विंग की स्माइल गायब हो जाती है। विंग को फिर से वो सब याद आता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता और कहता है, विंग प्लीज़ अब तो तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे ना? जिस पर विंग हमें सर हिलाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं लांजान, मैं तुम्हें और आईवान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जिस पर आईवान कहता है, बाबा मुझे लगता है आपको। जिस पर वांग जी उसे घूर कर देखता है, जो देख कर आईवान चुप हो जाता है। जिस पर विंग कहता है, क्या हुआ? तुम इसे क्यों रोक रहे हो वांग जी? ये कुछ बताना चाहता है, बताओ युआन, क्या बोलना चाहते हो तुम? जिस पर युआन अपने मुंह को बंद करके कहता है, कुछ नहीं फादर, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। और ये बोल कर युआन कहता है, अब आप दोनों रेस्ट कीजिए, मैं जाता हूँ। जिस पर वांग जी हाँ में सर हिलाता है। आईवान वहाँ से चला जाता है। विंग बस आईवान को देख रहा था। वो आईवान को अपने साथ रोकना चाहता था, लेकिन उसे वांग जी के साथ भी तो टाइम स्पेंड करना था। आईवान वहाँ से चला जाता है और वहीं उसके जाते ही वांग जी टाइटली विंग को हक कर लेता है। वो इतना टाइटली विंग को हक करता है कि वो दोनों डायरेक्टली बेड पर गिर जाते हैं। वांग जी विंग के ऊपर था और उसे हक करके लेटा हुआ था।
विंग भी वांगजी को टाइटली हक करके उसकी वेस्ट को धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है लांसान, जिस पर वांगजी अपने फेस को विंग के नेक में रब करते हुए कहता है विंग विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे दोबारा छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ विंग प्लीज़। जो सुनकर विंग धीरे से कहता है मैं इस बार तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वांगजी पूछता है वैसे तुम वहाँ ये सब कैसे, मतलब तुम तो पहाड़ी से नीचे गिर गए थे फिर। जिस पर विंग उसे बताता है मैं गिर चुका था वांगजी, मैं मर चुका था और इन 16 सालों में मैं कहाँ था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरी सोल रिबर्थ के लिए नहीं गई, पता नहीं कैसे, शायद किसी ने मुझे रोका हुआ था। मैं जब उस खाई में था तब मोशांशु ने मुझे समन किया, उसने मुझे बुलाया मोशांशु ने, और मुझसे अपनी बॉडी चेंज कर ली, उसने अपने सोल को सेक्रीफाइस कर दिया और मुझे अपनी बॉडी दे दी। जो सुनकर हंची कहता है लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। जिस पर विंग अपने रॉब्स को ऊपर करके कहता है इसलिए। वांगजी जैसे ही उन कर्स को देखता है वांगजी पूछता है ये तो कर्स है ना, ये तो कर्स आता है जब आता है ना। जिस पर विंग हाँ में सर हिलाकर कहता है उसका कुछ बदला है जो मुझे लेना पड़ेगा, उसके लिए मुझे उसके गुनहगारों को सज़ा देनी पड़ेगी। और देखो कुछ कर्स सेल हो चुके हैं, इसका मतलब वो फैमिली ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, जिस वजह से जब मैंने उन्हें सज़ा दी, उनकी डेथ हुई, तो ये कर्स भी ठीक हो गए। जो सुनकर वांगजी खुश होता है कि विंग वापस आ गया, उसके लिए तो यही खुशी की बात थी। विंग कहता है लांसान, मैं वांगजी ने कहा था कि तुम्हें ट्विंस बेबी है, लेकिन यहाँ सिर्फ आयुआन है, हमारा सेकंड बेबी। जिस पर वांगजी स्माइल करके कहता है वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। जो सुनकर विंग कंफ्यूजिंगली कहता है सरप्राइज़, कैसा सरप्राइज़। सर वांगजी कहता है तुम बस उससे मिलोगे ना तब तुम बताना। जो बोलकर वांगजी बस स्माइल करता है, वो विंग को नहीं बताने वाला था अपनी बेटी के बारे में, तो बिल्कुल भी नहीं जब तक विंग खुद उससे ना मिले। ये बोलकर वांगजी बस स्माइल करता है। विंग और वांगजी वहाँ रहते हैं, साथ में बहुत सारी बातें करते हैं। विंग उसे बहुत कुछ बताता है, वांगजी उसे बताता है कि इतने सालों में कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस हुए। वो उसे बताता है कि कैसे मेंग्याओ सेक्ट लीडर बन गया और उसने कैसे जिनजिशुआन को गद्दी नहीं हासिल करने दी। उसने ये साबित किया कि जिनजिशुआन इस गद्दी के लायक नहीं है और मेंग्याओ खुद सेक्ट लीडर बन गया। जब विंग को इस बारे में पता चला, विंग ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसे खुद मेंग्याओ के बारे में पता था। विंग वांगजी को भी बताता है कि कैसे मेंग्याओ ने उसे कहा था कि वो उससे अपनी डिमोनिक कल्टीवेशन दे, और जब विंग ने नहीं दी तब मेंग्याओ ने ये सब करने की कोशिश की। वांगजी कहता है मुझे तो मेंग्याओ पर पहले से ही शक था। जिस पर विंग वांगजी को समझाता है और वो लोग फिर इस बारे में और बात करते हैं। तभी विंग पूछता है वैसे तुम्हें पता चला आखिर ये कर्स कहाँ से आया है। जो सुनकर वांगजी नाम में सर हिलाता है। विंग कहता है हमें इसके बारे में पता करना होगा, आखिर ये सब कैसे हुआ, और मुझे लगता है कि ये सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई है, हमें सब कुछ करना होगा। जिस पर वांगजी कहता है ठीक है, पहले हम सेक्ट जाएंगे, उसके बाद हम ये सब करेंगे। जिस पर विंग थोड़ा घबराते हुए कहता है सेक्ट मतलब लैंड क्या। जिस पर वांगजी विंग का हाथ पकड़कर कहता है विंग तुम घबराओ मत, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, और वैसे भी अंकल तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे। जो सुनकर विंग कंफ्यूज होता है, शॉक भी। जिस पर वांगजी कहता है अंकल को सब पता है, मैंने उन्हें सब बताया है, उन्हें समझाया है, और वो तुम्हारे साथ हैं, वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जिस पर विंग बस वांगजी की तरफ देखता है, वो वांगजी की बात मान जाता है। नेक्स्ट डे वो लोग सेक्ट के लिए निकल जाते हैं। विंग आईवान से बहुत सारी बातें करता है। विंग और आईवान पूरे रास्ते बस बातें कर रहे थे। आईवान कम बोलता है, पर विंग तो बोले ही जा रहा था। विंग तो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। वांगजी ये देख कर बस स्माइल करता है। विंग की इतनी बातें उसे बहुत अच्छी लग रही थी। विंग की आवाज़ जो उसने इतने सालों बाद, पूरे 16 साल बाद सुनी थी, उसके लिए वो किसी म्यूज़िक का काम कर रही थी। धीरे धीरे वो लोग सेक्ट के करीब पहुंचते हैं, जब वो क्लाउड रेसेस में आते हैं। वांगजी विंग को जिंगशी में लेकर जाता है। विंग जिंगशी को देखता है, वो जिंगशी में पहले भी आ चुका था। हाँ, वो पहले जिंगशी में आया था, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रुका।
विंग जिंगशी को देखता है जो कि बहुत खूबसूरत थी। विंग जिंगशी में देखकर कहता है, लानजान, अगर सब कुछ ठीक होता तो आज हम यहाँ रह रहे होते हमारे बच्चों के साथ। जो सुनकर वांग जी कहता है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम अभी भी रह सकते हो हमारे बच्चों के साथ। जो सुनकर विंग स्माइल करता है और वो फिर थोड़ा उदास होकर कहता है, लेकिन मैंने 16 साल बर्बाद कर दिए, मैं उनका बचपन नहीं देख पाया। जिस पर वांग जी को भी बुरा लगता है, लेकिन वो विंग को समझाता है। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ जिंगशी पर दस्तक होती है। विंग को लगता है कि लैन कुरैन या फिर लैन शिचैन आए हैं। वांग जी जैसे ही जिंगशी का दरवाज़ा खोलता है, अचानक एक लड़की जो कि अभी सिर्फ 12 साल की थी, वो सीधा वांग जी को टाइटली हक कर लेती है और वांग जी को हक करके कहती है, अंकल आप वापस आ गए। जो सुनते ही वांग जी अपनी नज़रें उठाकर उस क्यूट सी गर्ल को देखता है। विंग भी उस लड़की को देखता है। वांग जी उस गर्ल के गालों पर पिंच करके कहता है, तो तुम आ गई अपने सेट से वापस। जिस पर वो पाउट बनाकर कहती है, वो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। आपको पता है बाबा मुझे कितना ज़्यादा डांटते हैं। उन्हें तो और कुछ काम ही नहीं आता, गुस्सा तो उनकी नाक पर बैठा रहता है। और ये बोलकर वो एक्टिंग करने लगती है। ये देखकर विंग को हंसी आती है और वो हंसते हुए कहता है, कौन है ये इतनी क्यूट। जो सुनते ही लड़की विंग की तरफ देखती है, वांग जी के पीछे से झाँक कर। ये देख कर विंग भी उसकी तरफ ऐसे ही देखता है। वो दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं टुकुर टुकुर कुछ देर तक। फिर उसके बाद वांग जी कहता है, विंग ऐसे देखना बंद करो, ये जियांग शिंग है। जो सुनते ही विंग शॉकिंगली पूछता है, जियांग शिंग मतलब जियांग चैन की बेटी। जिस पर जियांग शिंग कहते हैं, नहीं मैं जियांग शिंग नहीं, मैं लैन शिंग हूँ। जो बोलते ही वो अपने हाथों को फोल्ड कर लेती है। यह देख कर विंग हंसते हुए कहता है, ये लैन शिंग जियांग शिंग मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा वांग जी। जिस पर वांग जी कहता है, विंग ये जियांग चैन और ब्रदर की बेटी है। जो सुनते ही विंग उछल कर कहता है, क्या उस नकचढ़े जियांग चैन ने तुम्हारे भाई लैन शिचैन से शादी कर ली? मतलब तुम्हारे ब्रदर ने क्या सोच कर उससे शादी की? मतलब सच में इतना नकचढ़ा, इतना जिद्दी, इतना अकड़ू, इतना घमंडी। जो बोलते हुए विंग बस जियांग चैन की बहुत सारी बुराइयां करता है। हालांकि वो उसका भाई था, लेकिन विंग को उसकी सारी कमियां पता थी। वहीं ये सारी चीज़ें सुनकर जियांग शिंग कहती है, ओ अंकल मेरे बाबा के बारे में ना ऐसा मत बोलो। हाँ मानती हूँ वो थोड़ा ज़िद्दी है, थोड़ा अकड़ू है, थोड़ा घमंडी है और थोड़ा खड़ूस भी है, लेकिन वो मेरे बाबा हैं। आप उनकी बुराई मेरे सामने नहीं कर सकते। जो बोल कर विंग कहता है, तो फिर तुम अपने कान क्यों नहीं बंद कर लेती? जो सुनकर जियांग शिंग विंग को घूर कर देती है। वही विंग भी जियांग शिंग को घूर रहा था। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं। तभी विंग कहता है, हाँ चलो छोड़ो, वैसे मैं तुम्हें खुद अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये बोल कर विंग उसे ग्रीट करके कहता है, मैं वी वुशान हूँ। जो सुनते ही जियांग शिंग सोचते और कहती, वी वुशान। फिर वो कहते विंग। जो सुनते ही वांग जी कहता है, जियांग शिंग क्या बड़ों का ऐसा नाम लेते हैं? जो सुनते ही जियांग शिंग अपने सर को नीचे करती है, सॉरी अंकल। फिर वो विंग की तरफ देख कर कहती, मतलब आप मेरे विंग अंकल हो? जिस पर विंग हाँ में सर हिलाता है। ये सुनते ही जियांग शिंग वांग जी को साइड करती है और सीधा जाकर विंग को टाइटली हक करके कहती, ओ अंकल मैंने आपको कितना मिस किया, कहाँ थे आप? आपको पता है मुझे आपसे इतनी सारी बातें करनी थी। हाँ मैंने तो आपके बारे में इतना सब कुछ सुना। आपको पता है पूरे जियांग क्लैन में कहा जाता है कि आपसे बेस्ट स्वॉर्डमैन आज तक कभी पैदा नहीं हुआ। आपसे अच्छी आर्चरी किसी को नहीं आती और आपकी कल्टीवेशन स्किल्स तो बहुत अच्छी है। और ये कहकर वो विंग का पूरा महापुराण विंग को ही सुना देती है। और विंग उसकी पूरी पकड़ सुनकर खुद के मन में कहता है, ये तो मुझसे भी ज़्यादा बोलती है। मुझे लगता था कि मैं बोलने में रिकॉर्ड तोड़ता हूँ, इसे देखकर पता चला ये तो इसमें मेरी भी दादी अम्मा है। ये सोच कर विंग बस अपने सर को हिलाता है। वहीं वांग जी जो ये सब देख रहा था वो बस स्माइल करता है। वहीं जियांग शिंग ये सब बोलकर फिर वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी जो कि सिर्फ उसे ही देख रहा था। जियांग शिंग विंग से नीचे उतरती है क्योंकि वो विंग को बहुत टाइटली हक करके बैठी हुई थी। फिर जियांग शिंग कुछ सोचकर वांग जी के पास जाकर उसके हाथ को हिलाते हुए कहती, वैसे ही अंकल मुझे पता चला कि आप किसी काम से बाहर जाने वाले हैं। जिस पर वांग जी अपनी आंखें छोटी करता है। ये देखकर जियांग शिंग और भी ब्राइट स्माइल के साथ कहती हूँ, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ?
इस पर वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। इस पर जियांगशिंग कहते हैं प्लीज़ चलिए ना, देखिए जियांगशिंग कितनी क्यूट है। जिस पर वांग जी कहता है क्यूट, और वो भी तुम, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाने वाला, वरना ब्रदर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। जो सुनकर जियांगशिंग टाउट बनाते हो। ये देख कर विंग कहता है वांग जी हमें इसे लेकर जाना चाहिए, लेकिन वांग जी बस नामे सर हिलाता है। लेकिन विंग जी बहुत रिक्वेस्ट करता है तो वांग जी मान जाता है। फिर वो लोग उस जो डिमोनिक हाथ था उसको देखते हैं कि वो उन्हें कहाँ लेकर जाता है। और विंग को पता चलता है कि नॉर्थ की साइड में कुछ डिमोनिक चीज़ें हो रही हैं और उनके पास कुछ लेटर्स भी आते हैं। विंग और वांग जी वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वो लोग एक इन में ठहरते हैं और उसके बाद वो लोग एक छोटे से विलेज में जाते हैं, जहाँ वो विलेज बिल्कुल खाली था, वहाँ पर एक भी पर्सन नहीं था। विंग उस जगह को देखता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध थी। विंग को वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ के चलने की आवाज़ें आती है। विंग समझ जाता है कि हाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। विंग और वांग जी जो कि अकेले थे, वांग जी ने जियांगशिंग को लैन क्लैन के जो डिसाइपल्स थे उनके साथ भेज दिया था। वो लोग अभी इधर उधर घूम ही रहे थे, तभी विंग को एहसास होता है कि कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। वो वांग जी को इशारा करता है। वांग जी अलर्ट हो जाता है, अपनी स्वॉर्ड आगे करता है। विंग के पास अभी कुछ भी नहीं था। विंग के पास सिर्फ एक बैम्बू की फ्लूट थी। विंग उस फ्लूट को ही आगे करता है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं, लैन क्लैन के डिसाइपल हैं, साथ में वहाँ पर कुछ जिन क्लैन के भी डिसाइपल हैं। ये देखकर विंग अलर्ट हो जाता है और वो कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर शिज़ी बताता है कि उसने सुना था कि यहाँ पर कुछ डेमोनिक चीज़ें हैं और वो बस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था। तभी जिनलिंग कहता है कि मुझे भी कुछ ऐसी खबर मिली थी। ये सुनकर विंग कहता है लांजान कुछ तो गड़बड़ है। जो सुनकर वांग जी कहता है मैं समझ गया। फिर वो लोग आसपास एक घर ढूंढते हैं, उन्हें एक घर मिल जाता है। वो लोग वहाँ पर थोड़ी देर ठहरते हैं। विंग को पता चलता है कि जिस एयर में वो आए हैं वहाँ पर पॉइजन है। विंग उस पॉइजन का एंटीडोट बनाता है और उन्हें कुछ खाने के लिए देता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड देता है, जिस वजह से कोई भी नहीं खाता। लेकिन फिर बाद में आईवान और बाकी सब ज़बरदस्ती वो सब खा लेते हैं। तभी उन्हें एक पर्सन की आवाज़ आती है। जब वो देखते हैं तो वो और कोई नहीं, सॉन्गलैन था। सॉन्गलैन को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। सॉन्गलैन विंग का बहुत अच्छा दोस्त था। विंग उसे जानता था। सॉन्गलैन और विंग की दोस्ती हुई थी जब वो लोग इन लोहे के बारे में पता करने के लिए गए थे, डिमोनिक चीज़ों के बारे में पता करने के लिए गए थे। तब विंग सॉन्गलैन से मिला था और शुयांग से भी। शुयांग जो कि एक चोर था, एक थीफ था, उसे पकड़ने के चक्कर में वो सॉन्गलैन और शाओ शिनचैंग इन दोनों से मिला था। सॉन्गलैन अकेला था। विंग सॉन्गलैन की मदद करता है और उससे भी वो पॉरेज बना कर देता है। सॉन्गलैन उसे खाता है। तभी विंग को कुछ अजीब एहसास होता है। विंग सॉन्गलैन पर अपने एक तालिस्मान का इस्तेमाल करता है। तभी सॉन्गलैन अपने चेहरे से उस मुखौटे को हटाता है। वो और कोई नहीं, शुयांग था। शुयांग विंग को देख कर कहता है OMG, तो मैं मिल ही गया ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टिवेटर हीलिंग पैट्रियार्क से। हीलिंग पैट्रियार्क का नाम सुनकर बाकी सब लोग डर जाते हैं, लेकिन आईवान बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि वो जानता था हीलिंग पैट्रियार्क उसके फादर हैं। वांग जी ने उसे सब कुछ बताया था। वहीं सॉन्गलैन ये बोलकर विंग पर अटैक करता है। विंग उसके अटैक से बचता है। बाकी डिसाइपल्स भी सॉन्गलैन पर जो शुयांग था उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। सॉन्गलैन जो शुयांग था वो उस घर से बाहर आता है। विंग बाकी सबको बाहर नहीं जाने देता क्योंकि बाहर पॉइजन था। तभी वांग जी बाहर जाता है क्योंकि वांग जी की आत्मीय शक्ति बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वांग जी पर पॉइजन का असर नहीं होता। विंग भी बाहर जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसे बाहर नहीं जाने देते। थोड़ी देर में वो धुआं ख़त्म होता है। विंग बाहर आता है, उसके साथ बाकी डिसाइपल्स भी। वो लोग वार करते हैं। तभी वहाँ पर सॉन्गलैन भी आता है। सॉन्गलैन इन सब पर अटैक करता है। तभी वहाँ पर विंग जो कि उस सॉन्गलैन से फाइट कर रहा था, अचानक विंग के ऊपर सॉन्गलैन बहुत तेज़ी से अपनी तलवार से वार करता है। ये देख कर वांग जी बहुत ज़्यादा डर जाता है। शिज़वी विंग को बचाने की कोशिश करता है। वो उस अटैक का सामना करता है, लेकिन वो अटैक बहुत ज़्यादा शार्प था, जिस वजह से शिज़वी के हाथ पर कट लग जाता है। तभी वहाँ पर
जियांग शिंग अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे आती है और उस अटैक को ब्लॉक करती है और सोंगलैन को विंग से दूर फेंकती है। यह देखकर विंग शॉक हो जाता है जियांग शिंग की इतनी स्ट्रेंथ देखकर। उसे देखकर कहता है, तुम सच में लान शिचैन की ही बेटी हो। जिस पर जियांग शिंग बस स्माइल करती है। तभी सोंगलैन फिर से अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से वार करता है। इस बार जियांग शिंग उसके वार से आगे टिक नहीं पाती, वो बहुत दूर जाकर गिरती है। विंग उसे संभालता है। तभी सोंगलैन फिर से विंग पर वार करता है, लेकिन इस बार एक और चीज़ उस स्वॉर्ड को रोक देती है। विंग को समझ में नहीं आता क्योंकि ये स्वॉर्ड अलग थी। अचानक सोंगलैन बहुत दूर जाकर गिरता है। वो बहुत सारे घरों को तोड़ देता है। ये देखकर भी कंफ्यूजनिंग को सामने देखता है। वहीं जैसे ही शिज़वे सामने देखता है, उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आती है क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं, यांग यांग खड़ी थी। यांग यांग बड़ी हो चुकी थी, वो 16 साल की हो चुकी थी। उसके बाल जो कि उसकी वेस्ट से भी नीचे आ रहे थे। यांग यांग अपने बालों को पीछे करती है, अपने कपड़ों को ठीक करती है। उसने पूरा ब्लैक कलर के क्लॉथ्स कैरी कर रखे थे और उसके वेस्ट पर रेड कलर की बेल्ट थी। उसके बालों में रेड कलर का रिबन था। वो बिल्कुल विंग की कॉपी लग रही थी। वो सोंगलैन को देखती है जो कि उठकर फिर से उनकी तरफ आ रहा था। ये देखकर वो सोंगलैन की तरफ बढ़ जाती है। वो सोंगलैन को रोकती है, उससे फाइट करती है। देखकर शिज़वे स्माइल करता है। तभी बाकी डिसाइपल्स कहते हैं, ये तो यंग मिस है ना। जो सुनते ही शिज़वे बस अपने सर को हाँ मिलाता है। विंग को नहीं पता था ये पर्सन कौन है, लेकिन विंग उससे कुछ फैमिलियर फील कर रहा था और उसका वो सेम विंग जैसा टायर देखकर विंग को और भी झटका लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये पर्सन कौन है। वहीं यांग यांग सोंगलैन को बहुत बुरी तरीके से हराती है। उसकी स्किल्स बहुत हाई थी क्योंकि उसने खुद भी महागुरु बाओशन सेरन से ही शिक्षा ली थी और सोंगलैन ने भी उसी से ही शिक्षा ली थी। एक तरीके से महागुरु बाओशन सेरन के दोनों डिसाइपल्स एक दूसरे के सामने खड़े थे। वो उसे बहुत बुरी तरीके से हराती है। तभी विंग आगे आकर कहता है, ये उसके कब्जे में है, हमें इसे ठीक करना होगा। यांग यांग यह सुनकर विंग की तरफ नहीं देखती और वो बस सोंगलैन से फाइट करती है, उसकी स्वॉर्ड को दूर फेंकती है और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है। वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें एक रस्सी से बांध देती है और सोंगलैन को वहीं बांध कर उसे अपनी एक मैजिकल रॉब से बांध देती है। तभी वो वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी जो कि शुयांग से फाइट कर रहा था। अचानक वांग जी के स्लीव्स पर एक कट लगता है। ये देख कर यांग को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा सोंगलैन की तरफ शुयांग की तरफ जाती है और शुयांग पर वार कर देती है। एक साथ दो से फाइट करता देख कर शुयांग बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यांग उसे भागने तक का मौका नहीं देती। वो लोग शुयांग को पकड़ लेते हैं। विंग शुयांग से इन्वेस्टिगेशन करता है, जहाँ शुयांग बताता है कि उसने शाओ शिनचैंग को मार दिया। ये जानकर विंग को बहुत गुस्सा आता है। वो शाओ शिनचैंग की कब्र के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि शुयांग ने उसे धोखा दिया था, उसके सामने अच्छा होने का नाटक किया था। सोंगलैन की आँखें जो कि ख़राब हो चुकी थी, वो शाओ शिनचैंग की आँखें ख़राब हो चुकी थी जो कि शुयांग ने की थी। और फिर उसने शाओ शिनचैंग को धोखा दिया और उसे मार दिया और अब वो उसे ज़िंदा करना चाहता था क्योंकि शाओ शिनचैंग ने जिस तरीके से उसका ख्याल रखा था, ऐसा किसी ने नहीं रखा। और ये चीज़ देखकर शुयांग के दिल में शाओ शिनचैंग के लिए फीलिंग्स आई, लेकिन विंग ये नहीं चाहता था। विंग उसे मारने के लिए कहता है, जिस पर वांग जी उसे वहीं मार देता है। वांग जी और वो लोग उस जगह से बाहर आते हैं क्योंकि वहाँ पर अब कुछ नहीं था। वहाँ उन्हें नीमिंजो की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन उसका सर गायब था। वो लोग समझ नहीं पाते आखिर इसका सर कहाँ है। विंग इस बारे में नी हुसैन को इन्फॉर्म करता है क्योंकि नी हुसैन उसका बहुत अच्छा दोस्त था और नीमिंजो उसका बड़ा भाई था। विंग इस बारे में नी हुसैन को इन्फॉर्म करता है और खुद वहाँ से निकल जाता है। विंग उस लड़की को देख रहा था जो कि ब्लैक कलर के अटायर में थी और वह चल रही थी। वांग जी से पूछना चाहता था ये कौन है। वांग जी थोड़ी दूर आकर उस लड़की की तरफ देखकर कहता है इधर आओ, लेकिन वो लड़की वांग जी की तरफ देखती है और फिर कुछ सोचकर वो सीधा वांग जी के पास जाकर उसे टाइटली हग कर लेती है। विंग ये देखकर शॉक हो जाता है। वांग जी को टाइटली हग करती है और फिर वो विंग के सामने वांग जी के गाल पर किस करती है, जिससे वांग जी शॉक हो जाता है क्योंकि यांग का ये बिहेवियर तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, यांग 4 साल बाद वांग जी से मिल रही थी, सॉरी 6 साल बाद, क्योंकि यांग जब 10 साल की
गई थी, उसके बाद वो कभी वापस आई ही नहीं। वो पूरी 16 साल की होने के बाद वापस आई है। वांग जी उसे हैरानी से देख रहा था। वहीं यांग यांग वांग जी के चिक्स को अपने हाथों में पकड़ कर कहती है, आप ठीक है ना? जो सुनकर वांग जी बस शॉकिंगली हाँ में सर हिलाता है। जो देख कर यांग यांग फिर से हक करती है। फिर वो वांग जी के स्लीव्स पर उस घाव को देखती है, उस पर मेडिसिन अप्लाई करती है। विंग नहीं जानता था ये लड़की कौन है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी किसी और के इतना क्लोज कैसे जा सकता है? वांग जी उसका हस्बैंड है, और ये लड़की कौन है ये जो वांग जी के चिक्स पर ऐसे किस कर सकती है, वांग जी को ऐसे टच कर सकती है? और वांग जी ने उसे कुछ नहीं कहा। वहीं ये देखकर शिज़वी अपनी हंसी दबाता है, क्योंकि वो समझ गया था उसकी बहन ये जानबूझकर कर रही है। यांग यांग वांग जी के हाथों पर बैंडेज बांधती है और फिर उसका हाथ पकड़ कर कहती है, चलिए मेरे साथ। जो सुनकर वांग जी उसे देखता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था कि यांग यांग शायद उससे गुस्सा है, क्योंकि वांग जी ना उससे मिलने आया, ना उसने उससे सिर्फ लेटर्स भेजे जिनमें वांग जी ने सिर्फ उसे वहाँ अच्छे से रहने की हिदायत दी। वांग जी ने उससे ज़्यादा कुछ बात नहीं की। वहीं वांग जी और बाकी सब साथ में चलते हैं। विंग जो कि चल रहा था, वो घूर घूर कर यांग यांग को देख रहा था, जिसने वांग जी का हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। वहीं कोई और था जो कि यांग यांग को बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था। यांग यांग सीधा अपने घर जाती है, जहाँ जाकर वो विंग को एक दूसरा रूम, वो सीधा एक इन में जाती है और विंग को एक दूसरा रूम देती है। विंग ये देखकर हैरान था, उसे तो वांग जी के साथ रहना चाहिए था, वो उसका हस्बैंड है। लेकिन यांग खुद वांग जी के साथ रुकती है। वांग जी को भी अजीब लगता है। वो रूम में आकर यांग से पूछता है, ये क्या बिहेवियर था? और मुझे ये बताओ, तुमने आने से पहले मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, और तुम वहाँ अचानक कैसे आई? वांग जी उससे बहुत सारे सवाल करता है, जिस पर यांग वांग जी के हाथों को देखती है, जहाँ वांग जी उसकी चिंता कर रहा था। यांग वांग जी के हाथ को छोड़ती है और थोड़ा गुस्से से पूछती है, आखिर आप कैसे बिना किसी को साथ लिए अकेले वहाँ इतनी खतरनाक जगह पर जा सकते हैं? क्या आपने सोचा था अगर वहाँ एक से ज़्यादा और भी ज़्यादा लोग होते, बहुत ज़्यादा एनिमीज़ होते, तो आपकी कंडीशन क्या होती? अगर आपको कुछ हो जाता तब? जो सुनते ही वांग जी समझ जाता है कि उसे उसकी फ़िक्र है, लेकिन फिर भी वो अपनी बात रखते हुए कहता है, पहले तो मेरे सवाल का जवाब दो। जिस पर यांग वांग जी की तरफ देखती है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।